आराम से लीजिएगा। हाँ बढ़ाइएगा आराम से। Hi dear students, welcome back to Intelligence Career Institute. Myself Dr. Indira. Today I am going to discuss about the biodiversity and conservation. बहुत फास्ट जानकारी शुरू करते हैं इसी के साथ। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, रटाऊ टॉपिक है, डाटा बहुत है। डाटा नहीं याद करोगे तो आप हो जाओगे टाटा। ठीक, तो आपको यहाँ पे रखना है क्या बेटा? डाटा। ठीक है ना? बहुत सारे डाटा है, बहुत सारे डाटा है बेटा। ठीक है ना? तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग टू ऑल, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, सत्यमेव जयते। बहुत फास्ट जानकारी बेटा, शुरू करते हैं इसी के साथ। वैसे भी हम लोग लेट हो चुके हैं। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है ना? अब क्लियर है, अब सही है ना? कल बेटा पता है कल लास्ट चैप्टर है हम लोगों का, बायोलॉजी हम लोग खत्म कर लेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आप कहेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। मेरे ख्याल से क्लियर है, सभी लोग बहुत फास्ट ज्वाइन करिए बेटा। सर वॉल्यूम इंक्रीज कीजिए, बिल्कुल वॉल्यूम बढ़ाया जाए। ठीक, अब बताइए बेटा कैसा है? अब सही है, अब क्लियर हो रहा है। सभी को क्लियर है या किसी और को अभी भी दिक्कत है? एक मिनट, हेलो हेलो, वॉल्यूम थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे ना, पूरा वॉल्यूम बढ़ाओ। हाँ सर, नब को भेजिए, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़वाइए। चलिए, मेरे ख्याल से क्लियर है, वॉइस जा रही है, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। स्टार्ट करते हैं बेटा इसी के साथ बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। हम लोग बायोडायवर्सिटी पढ़ेंगे और इसको कंजर्व कैसे किया जाए ये भी पढ़ेंगे। ठीक है ना? तब तक के लिए आप लोग इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लें और सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। और मैदान बैच हो चुका है जिसका 3rd वीक चल रहा है, जिसकी फी ओनली 3499 में आप पूरे साल एंजॉय कर सकते हैं। डिग्रीज वगैरह हर चीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है ना बच्चों? ना वॉल्यूम एकदम हाई कर दिया करो, जब ये कहें कम तब किया करो, हमेशा यही होता है वॉल्यूम कम है। ठीक है बच्चों? चलिए, ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है 26 जुलाई से, तो आप जो है रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। और अब शुरू करते हैं डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। तो समझते चलिए, बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की बच्चों। ठीक है ना? इसमें हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है ना? जी बेटा, वॉल्यूम बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना? बायोडाइवर्सिटी, अगर बायोडाइवर्सिटी में सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें समझाऊं तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब सीधा सा होता है कि बायो मींस लिविंग, जो भी ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं, है ना, चाहे वो प्लांट की बहुत सारी स्पीशीज हो, चाहे वो एनिमल की स्पीशीज हो, है ना, जो भी चीजें आप देख रहे हैं अपने चारों तरफ जो लिविंग है, इसी को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। नहीं समझे? बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या बेटा? जो भी चीजें आप देख रहे हैं अपने सराउंडिंग में, चाहे वो एनिमल प्लांट हो, एनिमल में भी बहुत सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी, है ना। इस सारी स्पीशीज सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट को आप छोड़ दीजिए, उसके बाद आपने जितनी भी स्पीशीज आपको दिख रही हैं सभी को हम लोग इंक्लूड करेंगे, इसमें सब बायोडाइवर्सिटी में आएंगे। क्या आएंगे बच्चों? बायोडाइवर्सिटी में आएंगे। टर्म बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज्ड बाय बताइए बेटा, कोई बता सकता है? एडवर्ड विल्सन। क्या नाम बेटा? एडवर्ड विल्सन। याद रखना, टर्म बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन। क्लियर? ठीक है ना? अब बायोडाइवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी बेटा, स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी उतनी ही ज्यादा। ठीक ठीक बेटा, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं।
लाइटिंग बहुत अच्छी है पहले से, थैंक यू। लाइटिंग अच्छी की है, ठीक। साउंड में मजा नहीं आ रहा है बेटा, वेट वेट, सब सही हो रहा है, ठीक। तो आज हम लोग के पास टाइम भी है, चैप्टर भी छोटा है, तो एनसीईआरटी की लाइन डिलीट कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बायोडायवर्सिटी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, यानी बायोडायवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है ना। अब बायोडायवर्सिटी आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, ठीक है ना। तो बेटा आर्कटिक रीजन, कौन सा रीजन, आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम बायोडायवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। मिनिमम बायोडायवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे बच्चों, आर्कटिक रीजन में, ठीक है ना। सबसे ज्यादा अगर मॉडरेट, एक हो गया बच्चों टेम्परेट रीजन, क्या हो गया, टेम्परेट रीजन, और अदर इज ट्रॉपिकल रीजन। कौन सा रीजन बेटा, ट्रॉपिकल रीजन। टेम्परेट रीजन में मॉडरेट बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगी, मॉडरेट बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगी, एंड ट्रॉपिकल रीजन में वेरी मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी। मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी आपको कहाँ देखने को मिलेगी बेटा, ट्रॉपिकल रीजन में। याद रहेगा सभी को, क्यों होगा ऐसा, कैसे है, वो हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो सबसे आर्कटिक रीजन में मिनिमम बायोडायवर्सिटी, टेम्परेट रीजन में मॉडरेट, एंड ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। चलिए अभी क्यों होगा ऐसा, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब स्पीशीज, अगर हम लोग डायवर्सिटी की बात करें, तीन तरीके की आप पढ़ेंगे बच्चों, जेनेटिक लेवल, स्पीशीज लेवल एंड इकोलॉजिकल। जेनेटिक डायवर्सिटी एक पढ़ेंगे बच्चों, स्पीशीज डायवर्सिटी, और एक पढ़ेंगे बच्चों इकोलॉजी। क्या पढ़ेंगे, इकोलॉजी। स्पीशीज डायवर्सिटी में बेटा हम लोग पढ़ेंगे तीन, अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा। जेनेटिक डायवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें, जेनेटिक लेवल पे जो वेरिएशंस हम लोगों को देखने को मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, जेनेटिक डायवर्सिटी, ठीक है ना। जेनेटिक डायवर्सिटी कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, जेनेटिक डायवर्सिटी, ठीक। जेनेटिक डायवर्सिटी में आप सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई जेनेटिक डायवर्सिटी। आपने सुना होगा बच्चों राउल्फिया ओमिटोरिया का नाम, राउल्फिया ओमिटोरिया, ये क्या है बच्चों, मेडिसिनल प्लांट है, ये डिफरेंट हिमालयन रीजन में पाया जाता है, ठीक है ना। यानी इसकी जेनेटिक डायवर्सिटी आपको अलग अलग हिमालयन रीजन में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ये मेडिसिनल प्लांट है, क्या है बच्चों, मेडिसिनल प्लांट, ठीक है ना, राउल्फिया ओमिटोरिया, ठीक। यह हम लोग कहें राउल्फिया सर्पेंटाइस, ठीक है ना। इसकी अलग अलग जेनेटिक, इससे हम लोग क्या मिलता है, केमिकल्स मिलता है जिसका नाम होता है रिसर्पाइन। इसकी रूट से निकालते हैं और ट्रीट करते हैं डिसीजेस, ठीक। अगला हम लोग को मिलेगा, और आप लोगों को बच्चों इसी में अलग अलग जेनेटिक डिफरेंट 550 के स्पीशीज आपको अलग अलग जेनेटिक डिफरेंट स्ट्रेन राइस की देखने को मिलेगी, ठीक। अलग अलग आपने देखा होगा मैंगो में। अब मैंगो में आप लोग अगर देखें तो देसी आम, कहीं लंगड़ा आम, कहीं जो है चौसा आम, ठीक। तो आपको तो दो चार स्पीशीज ही बस देखने को मिल रही है। सर वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज करो प्लीज, वेट बेटा कर रहा है ना। तो अगर हम लोग वॉल्यूम बढ़ा दो, मेरे लाल बढ़ा दो वॉल्यूम, शुरू से बच्चे कह रहे हैं और तुम लोग अपने लेवल पे कह रहे हो, सही एकदम इरिटेट करके रखते हैं। बस बेटा थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा, हाँ सफेदा आम, अब देखिए अब सही हो गया क्या, ठीक। तो हाँ हाँ सफेदा आम बिल्कुल सही। उम्मे सलमा क्यों डिलीट कर दिया, हाँ आती झूल, ठीक। अब देखिए इसमें बेटा आपने जड़ी बूटी सुनी होगी, जड़ी बूटी, ठीक है ना, रामबाण इलाज, ठीक। अब इसमें अलग अलग डिफरेंट, अब राइस में जो है आप दो तीन ही नाम सुने होंगे, एक 90 दिनवा करके आता है, यानी 90 डेज में होता है, ठीक है ना।
और तुमने हरी पत्ती सुना होगा, हरी पत्ती, हाँ चौसा आम भी हो सकता है, हरी पत्ती सुना होगा इसमें। और जो है हम लोगों ने पढ़ा था एक बहुत ही बेहतरीन जो चुरा के ले गए, बासमती राइस का नाम सुना होगा, है ना, जो चोरी कर लिया था। तो इस तरह से 50,000 होती हैं, लेकिन हम लोगों को एक दो के बारे में नाम याद है ना। अब आम के बारे में आप कितनी जानते हैं? 2 ही 3 आपको याद है ना, और वही खाए हुए हैं तो वही याद है। तो अलग अलग जो है हो सकते हैं। अब बताइए, अब वॉइस जा रही बेटा? लमका आम, ये मेरे चोखा आम, छुटका आम नहीं, हेडफोन यूज करने पर आवाज सही नहीं आ रही है। 1 मिनट बेटा, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ रही है? हेलो हेलो हेलो, नव प्लीज भाई, देखो बच्चों की कमेंट पढ़ लो जरा। वॉल्यूम बहुत तेज है कह रहा है। ये क्यों वाइब्रेट हो रहा है? वॉइस क्यों सर बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है? हेलो, जी बेटा, चोरी चोरी खुलेआम, वॉल्यूम इरिटेटिंग है, वही ना, बहुत स्मार्ट वे में नहीं वॉल्यूम जा रहा जितना अच्छा मैं बोल रहा हूँ। मुझसे लोग बोलते हैं तुमको रेडियो पे काम करना चाहिए। एवरीथिंग इज राइट सर। चलिए बेटा शुरू करते हैं। थोड़ा सा नाम क्या बताएं, यही रहो, भागना मत करो। आप लोग भी थोड़ा सा कॉपरेट करिए, बढ़े इरिटेटिंग नहीं है बच्चे, आवाज सही कर दो प्लीज। एक मिनट बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज कीजिए सर। एक मिनट, माइक नया वाला आया था सर? हाँ, माइक नया वाला मैं ला दीजिए ऑफिस से। 1 मिनट, नया माइक लगा दीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं सही है सर। बेटा बहुत भौकालिया टॉपिक है, और नहीं सर वॉल्यूम इंक्रीज करिए। यहाँ से वॉल्यूम नहीं, कैमरे से लीजिए, मैं नया वाला वो लगाऊंगा। वेट बेटा, दूसरा माइक सर क्लियर है? एक बार सभी लोग हाथ उठा के बोलो क्लियर है। हम वेट बच्चों, वेट, नहीं क्लियर है वॉल्यूम, सही बोल रहे हैं सर। तो बेटा हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त जो है डिफरेंट वैरायटी की डिफरेंट। हेलो, माइक टेस्टिंग चल रही है, बताएं जरा। इज एवरीथिंग ऑल राइट? हेलो, सही में कोई कोई डिफरेंस नहीं। हेलो, सही है, आवाज में इसका कोई फर्क नहीं है। फाइन। चलिए शुरू करते हैं। नया माइक लगा लिया है बेटा, अब शुरू करते हैं लाइटिंग। अब वॉइस क्लियर है, बहुत अच्छी वॉइस जा रही है ना? सभी लोग कह रहे हैं फाइन सर। चलिए बहुत अच्छी। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े बच्चों जेनेटिक डाइवर्सिटी में अलग अलग तरीके की हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, है ना बच्चों? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी में बच्चों, अल्फा बीटा गामा अलग अलग तरीके की जो है स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एक मैं डायग्राम से आपको क्लियर कर दूं। मान लीजिए बेटा ये एक एरिया है, ठीक है ना?
ए, ठीक। और एक एरिया बेटा ये है जिसको मैंने कहा बी, और एक एरिया ये है पार्टिकुलर एरिया जिसका नाम है सी, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए कुछ स्पीशीज यहाँ पे पाई है, ठीक। तो ये स्पीशीज का आपस में जो है इंटरेक्शन कहलाएगा बच्चों अल्फा डायवर्सिटी, ठीक, अल्फा डायवर्सिटी। यानी ये स्पीशीज, अब हम लोग स्मॉल स्केल पे बोलेंगे लार्ज, यानी इस इकोसिस्टम में जो स्पीशीज पाई जा रही है उनका आपस में इंटरेक्शन कहलाएगा अल्फा डायवर्सिटी। तो हम इसको किस लेवल पे बात करेंगे बच्चों, स्मॉल लेवल पे, या हम लोग कहें लोकल लेवल पे, लोकल लेवल पे, है ना। स्मॉल लेवल पे हम बात करेंगे, लोकल लेवल पे हम लोग बात करेंगे, है ना। इस वजह से हम लोग इसको बोलेंगे अल्फा डायवर्सिटी। अब यहाँ पे कुछ स्पीशीज पाई जा रही बेटा, ठीक, इन स्पीशीज का आपस में इंटरेक्शन, ठीक, ये अलग है इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम एक अलग, अब इनका इंटरेक्शन आपस में कहलाएगा बेटा बीटा डायवर्सिटी, बीटा डायवर्सिटी कहलाएगा, ठीक है ना। यानी टू डिफरेंट इकोसिस्टम में स्पीशीज का इंटरेक्शन, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लार्ज स्केल पे बीटा डायवर्सिटी। इस लेवल पे हम लोग बात करें बच्चों लार्ज स्केल पर इंटरेक्शन, यानी दो डिफरेंट इकोसिस्टम में या दो डिफरेंट स्पीशीज का आपस में इंटरेक्शन। अब अगर हम बच्चों इसका इंटरेक्शन, अब यहाँ पे कुछ स्पीशीज पाई, ठीक, इनका इंटरेक्शन इसके साथ, इनका इंटरेक्शन और सभी के साथ, इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों गामा डायवर्सिटी, गामा स्पीशीज डायवर्सिटी, गामा स्पीशीज डायवर्सिटी। तो अल्फा स्पीशीज डायवर्सिटी, बीटा स्पीशीज डायवर्सिटी एंड गामा स्पीशीज डायवर्सिटी, ठीक है ना। तो गामा स्पीशीज डायवर्सिटी को हम लोग किस लेवल पे बात करेंगे, वेरी लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल पे जो है आपस में इंटरेक्शन हो स्पीशीज का। जैसे एक एग्जांपल और मैं आपको दूं, एक एग्जांपल और समझिए, मान लीजिए बेटा ये हिली एरियाज हैं, ये बच्चों रिवर बह रही, क्या बह रही है, रिवर बह रही। अब कुछ स्पीशीज बच्चों यहाँ पर पाई गई, है ना, कुछ स्पीशीज जो है यहाँ पर आपको देखने को मिली, कुछ यहाँ यहाँ। तो इन स्पीशीज का आपस में इंटरेक्शन हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा, क्या कहेंगे बेटा, अल्फा स्पीशीज डायवर्सिटी, लोकल लेवल। कुछ स्पीशीज इसके इस पार पाई, यहाँ पर आपको देखने को मिली, है ना, कुछ स्पीशीज आपको यहाँ पे देखने को मिली, ये देखिए स्पीशीज, ठीक। अब इनका आपस में इंटरेक्शन क्या कहलाएगा बच्चों, बीटा स्पीशीज डायवर्सिटी कहेंगे, ठीक है ना। नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज हो सकती है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी अलग अलग लेवल के अलग अलग इस हिली एरियाज में कुछ पाए गए, ठीक है ना। तो अलग अलग स्पीशीज, अब इनका आपस में इंटरेक्शन ये क्या कहलाएगा बच्चों, गामा स्पीशीज डायवर्सिटी, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कितनी कितनी स्पीशीज बेटा यहाँ पे मौजूद थी, कितनी कितनी स्पीशीज खत्म हो रही धीरे धीरे, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें बच्चों 20,000 स्पीशीज ऑफ एंड्स, 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल्स थी, ठीक है ना। 28,000 स्पीशीज ऑफ फिशेस की देखने को मिली। लेकिन धीरे धीरे हम चैप्टर के एंड में जाएंगे, ये स्पीशीज धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी, ये स्पीशीज धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी, हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब स्पीशीज डायवर्सिटी में अगर हम लोग देखें तो याद रखना बेटा वी, याद रखना वी, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स have more species diversity, have more species diversity than eastern घाट्स, ठीक, याद रखना वी। वेस्टर्न घाट्स में क्या थी बेटा, स्पीशीज डायवर्सिटी ज्यादा थी, किससे, ईस्टर्न घाट्स, ठीक। अगर हम इकोलॉजिकल लेवल पे बात करें बच्चों, तो इकोलॉजिकल लेवल पे हम लोग बात करेंगे, आप जैसे अल्पाइन मीडो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ले लो, डिजर्ट ले लो, ठीक है ना, मार्श मीडो एरियाज ले लो,
ठीक है ना, अल्पाइन फॉरेस्ट ले लो, ग्रूव्स ले लो, ठीक है ना। तो अलग अलग इकोसिस्टम लेवल पे हम लोग बात करेंगे, तो इकोसिस्टम स्पीशीज का इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इकोलॉजिकल स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब जैसे देखिए यहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी, अब देखिए फटाफट देख लीजिए, यहाँ से बेटा सवाल पूछेगा, अ सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल और इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट्स Rauwolfia meteoria growing in different Himalayan ranges, ठीक है ना, माइट in terms of the potency and concentration of the active chemical reserpine that the plant produces। ये reserpine कहाँ से बच्चे? रूट से। कहाँ से? रूट से निकाला जाता है, ठीक है ना। अब इंडिया हैज मोर देन 50 genetically different strains of rice and 1090 species diversity at the species level। For example, Western Ghats have greater amphibian diversity than Eastern Ghats। याद रखना V याद रखना बेटा, क्या याद रखना? V याद रखना, Western Ghats, ठीक। अभी रीजन सब बताएंगे बेटा क्यों ऐसा है, ठीक है ना। अभी हम एक अर्थ बनाएंगे, सूरज बनाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, कि क्यों ऐसा है। अब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखिए, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें बच्चों, तो एट द इकोसिस्टम लेवल इंडिया डिजर्ट हो गया, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ, वेटलैंड, एस्चुअरीज एंड अल्पाइन मीडो फॉरेस्ट हैव ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी एंड इस कैनाडियन काउंट्री लाइक नॉर्वे, ठीक है ना। इससे ज्यादा वैरायटी हम लोगों को देखने को मिली। अब हम लोग IUCN रेड लिस्ट सन 2004 के बारे में बात करें। IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग बेटा मोर देन 1.5 लाख प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। देखिए अब जितनी भी चीजें पढ़ेंगे इसमें अलग अलग साइन, देखिए हम लोग काउंट नहीं कर सकते डाइवर्सिटी को। आप बताइए, आप काउंट कर सकते हैं कि कितने फ्रॉग पाए जा रहे हैं, कितने फिशेस हैं, कितने प्लांट्स हैं, कितने एनिमल्स हैं, है ना, कितने लायन हैं, कितने टाइगर हैं, कितने डियर हैं, कितने काऊ हैं, कितने रैट हैं, कितने बैट हैं, कितने कैट हैं, कितने सैट हैं, कितने वैट हैं, कितने रैट है ना। आप नहीं बता सकते, आप नहीं काउंट कर सकते। तो हर साइंटिस्ट आए और अपना एक अलग ही मतलब तुक्केबाजी की है कि इतनी डाइवर्सिटी हमने अभी तक डिस्कवर की है तो इतनी हो सकती है, जबकि कोई बात ट्रू नहीं थी, सब जो है तुक्का मार रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, सबके तुक्के पढ़ेंगे और किसी ने सही नहीं बताया। किसी ने बताया कि 20 से 25 मिलियन अभी डिस्कवर करना है या डिस्कवर करना बाकी है, किसी ने कहा कि 7 मिलियन डाइवर्सिटी होती है, सबका अलग अलग होगा। अब IUCN के अकॉर्डिंग क्या था बेटा, मोर देन 1.5 लाख प्लांट प्लस एनिमल स्पीशीज जो है इसके अकॉर्डिंग डिस्कवर की है ना। अब IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये बेटा लिख लियो कि इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, बिल्कुल सही, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN का फुल फॉर्म बेटा पढ़ लेना। हाँ, सबने तुक्के मारे, तुम भी तुक्के मारोगे अगर तुमसे कह दिया जाए कि जाओ डिस्कवर करो, ठीक है ना। सभी लोग बेटा लाइक जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें वीडियो को, सिर्फ देखने से पहले लाइक करना बहुत जरूरी है। अब कुछ साइंटिस्ट आए बच्चों जिन्होंने कहा कि 20 से 25 मिलियन बायोडाइवर्सिटी, 20 से 25 मिलियन बायोडाइवर्सिटी जो है पाई गई, ठीक। और रॉबर्ट, ये बेटा पिछले साल आया था, रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग बच्चों 7 मिलियन बायोडाइवर्सिटी डिस्कवर्ड। कुछ लोगों ने बाद में एक टर्म जरूर जोड़ा है कि अभी बहुत सारी स्पीशीज डिस्कवर करना बाकी हैं, ठीक है ना। हमने अपनी जिंदगी में इतनी ही जो है स्पीशीज की डिस्कवरी की, लेकिन अभी भी बहुत सारी स्पीशीज की डिस्कवरी करना बाकी है, ठीक है ना। क्लियर? चलिए अब इस बार बच्चों हम लोग बात करते हैं, वही डायग्राम आपने पुराना पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ अगर बात करें बच्चों तो प्लांट और एनिमल की बात करें तो प्लांट और एनिमल में बच्चों, एनिमल
कितने 70% एनिमल पाए गए और नो मोर और लेस देन 22% टोटल प्लांट की स्पीशीज थे। ठीक है, अब 70% एनिमल में बच्चों 70% इंसेक्ट, ये सब बातें पढ़ा चुके हैं, जिसमें से कहा जाता है कि हर 10 पीपल में से कितने लोग 7 बच्चों इंसेक्ट हमें देखने को मिले और 3 जो है बच्चों इसी में सब थे। ठीक है ना। अब यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा कि ये इंसेक्ट का नंबर ज्यादा क्यों था, तो इसका आपको जवाब देना है। और यहाँ पे पूछा जाएगा कि एनिमल को ज्यादा क्यों बनाया, तो इसका भी आपको रीजन देना है। तो यहाँ पे इंसेक्ट को ज्यादा इसलिए बनाया नेचर ने, इसके बहुत सारे रीजन, क्योंकि पॉलिनेशन भी कौन कराएगा बेटा, पॉलिनेशन कौन कराएगा, इंसेक्ट कराएगा पॉलिनेशन। और इसके ऊपर बच्चों हार्ड कवरिंग काइटिनस एक्सोस्केलेटन था। क्या था, काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाया गया इसके आउटर सरफेस पे। काइटिनस एक्सोस्केलेटन होने की वजह से ये क्या था बच्चों, मॉइस्चर प्रोवाइड करता था। क्या प्रोवाइड करता था, मॉइस्चर, जिससे ये सरवाइव कर जाते थे हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन में भी। नहीं समझ पा रहे, हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन में बेटा चैप्टर छोटा है, आराम से पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है ना, पानी पूरी। तो यहाँ पे क्या है, पॉलिनेशन और काइटिनस एक्सोस्केलेटन होने की वजह से क्या था कि मॉइस्चर ये लोग प्रोवाइड करते थे। अब एनिमल क्यों था बच्चों सबसे ज्यादा, इसमें रेगुलेटर भी, यानी ये रेगुलेट कर लेता था अपने इन्वायरमेंटल कंडीशंस को। इसका सेंसरी सिस्टम भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसका नर्वस सिस्टम भी बेटा बहुत ही ज्यादा क्या था, स्ट्रॉन्ग। इस वजह से एनिमल की ज्यादा पाएगा। एनिमल क्यों ना बना, ये दुनिया एनिमल की थी। मेन तो एनिमल को ऐसा नहीं है, लेकिन सबको बनाना था, नेचर को, प्लांट को भी और जो है एनिमल दोनों। क्योंकि कहते हैं ना कि इकोसिस्टम को अगर मेंटेन रखना है तो हर स्पीशीज को साथ में लेके चलना होगा। ठीक है ना, क्लियर बाबू लोग, बताइए फटाफट। चलिए अब इस बार एक ग्राफ दिखा रहे हैं, मैं आउट कर रहा हूँ, क्वेश्चन यहीं से आएगा, आप चाहे माने चाहे ना माने। ये ग्राफ आप देख लीजिए, यहाँ से पक्का बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन अगर ग्राफ वाला आया तो यहाँ से उठ के आएगा। तो इसमें याद कैसे करना है बच्चों, अगर हम इनवर्टिब्रेट की बात करें, अब प्लांट में भी मैंने तुमने बताया था कि फंजाई, यहाँ पे देखिएगा इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट और बच्चों प्लांट्स। ठीक है ना। अब यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स में कैसे याद रखना, यहाँ पे याद रखना आई एम कोई, आई एम कोई, आई यानी बच्चों इंसेक्ट, एम यानी मोलस्क, क्रस्टेशियंस, अदर एनिमल ग्रुप्स, याद हो जाएगा। अब इसमें आप देख रहे हैं बेटा ये 70% अभी पढ़ के आए, इंसेक्ट सबसे ज्यादा दिख ही रहे हैं आप, है ना, इंसेक्ट सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। अब यहाँ पे वर्टिब्रेट्स में याद रखना एफ एम, सब यहीं से चलेगा, ये भी इधर ही से गया, ये भी इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, एफ एम बी आर ए। ठीक है ना। एफ से बच्चों फिशेस, ये भी पूछा जाएगा सबसे ज्यादा वर्टिब्रेट में कौन है, अगर फिगर से नहीं पूछा गया तो ऐसे पूछ लेगा। ठीक है ना। देन बच्चों मैमल्स, देन बर्ड्स, देन रेप्टाइलिया, देन एम्फीबियंस। ठीक है ना। एफ एम बी आर ए, क्या याद करोगे, एफ एम बी आर ए। ठीक है ना। अब प्लांट्स में बात करेंगे बेटा, तो प्लांट्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे याद रखना एफ एम, अगेन एफ एम फाला, एफ एम फाला। ठीक, एफ यानी बच्चों फंजाई, देन मॉसेस, फंस एंड एलीज एंड एंजियोस्पर्म, लाइकेन एंड एल्गा। अब पूछा जाएगा इसमें फंजाई और एंजियोस्पर्म में सबसे ज्यादा कौन है, फंजाई और एंजियोस्पर्म में सबसे ज्यादा कौन है बेटा, तो फंजाई और एंजियोस्पर्म में सबसे ज्यादा होगा फंजाई। अब फंजाई की पूछा जाएगा कि बताओ किसी किसी कंबाइन कर दें तो फंजाई की ज्यादा होती है, तो याद रखना फार्म। फंजाई की पॉपुलेशन तब भी ज्यादा है जब आप कंबाइन कर दें फार्म को। फार्म का मतलब क्या है बच्चों, फिशेस। फार्म का मतलब फिशेस, ए से बेटा एम्फीबियंस, आर से बेटा रेप्टाइल्स, और एम फॉर मैमल। यानी आप फार्म को कंबाइन कर दे बेटा तभी पॉपुलेशन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी किसकी, फंजाई की। क्लियर। तो याद रखना फार्म
क्या याद रखना बेटा, फार्म, फार्म को आप मिला देंगे तो आपको डायवर्सिटी तब भी फंजाई की ज्यादा देखने को मिलेगी। पूछा जाता है कि बताइए फंजाई की बायोडायवर्सिटी ज्यादा है तो किसकी किसकी कंबाइन करने पर, तो आप बता सकते हैं मेरे ख्याल से अब, ठीक है ना। अब इंडिया की अगर हम बात करें बच्चों, तो इंडिया वर्ल्ड में 2.4% लैंड एरिया को कवर करता है, 8.1% वर्ल्ड ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, वर्ल्ड ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी। बेटा देखिए इसमें डाटा बहुत है, डाटा रखना पड़ेगा, इसमें हैदर से कुछ नहीं कर पाएंगे, बेहिसाब डाटा है और ये चैप्टर लोग छोड़ के जाते हैं, 3 क्वेश्चन आता है इससे। 2.4% बेटा क्या है, वर्ल्ड लैंड एरिया, 8.1% ग्लोबल स्पीशीज, वर्ल्ड ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, 16.6% ये नहीं दिया, इसको लिख लेना, पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन करते हैं। और हमारी जो है इंडिया कितनी 12 मेगा डाइवर्सिटीज में नाम आता है इसका। और ये पूरे वर्ल्ड की बात हो रही बेटा, इसकी बात हो रही है पूरे वर्ल्ड की, यानी 2.4% वर्ल्ड लैंड एरिया को इंडिया। ये सब डाटा बेटा चिपकाए रहना रूम पे, ये सारे डाटा, ठीक है ना। इंडिया जो है शेयर करता है कितना, 2.4% वर्ल्ड लैंड एरिया, 8.1% ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी GSD, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, 16.6% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशंस करते हैं। क्लियर, बताइए फटाफट। चलिए अब इसके बाद बेटा हम लोग बात करें, अगर यहाँ हमारे यहाँ बच्चों प्लांट की स्पीशीज 45 के पाई गई और इसी का जस्ट डबल यानी 90 के स्पीशीज बच्चों एनिमल की हम लोगों को देखने को मिली, ठीक है। मे के अकॉर्डिंग बच्चों 22% ही स्पीशीज जो है डिस्कवर की जा चुकी है। अभी हम लोगों को जो है कई लाख स्पीशीज डिस्कवर करना बाकी है, ठीक है ना। किसके अकॉर्डिंग, मे, ठीक है ना, क्लियर। मे ग्लोबल एस्टिमेट्स ने क्या 22% जो है पॉपुलेशन यानी ये टोटल स्पीशीज रिकॉर्ड की गई हैं, जिसमें से अभी हमें लाखों स्पीशीज जो है क्या करना है बेटा, डिस्कवर करना बाकी है, ठीक है ना। यहाँ पे जो प्लांट की 45 के दिया है, 90 के नहीं लिखा, जस्ट ट्वाइस लिखा है, तो ट्वाइस का मतलब यही तो हुआ बेटा 90 के, नहीं समझे, ट्वाइस का मतलब वही तो हुआ जी बेटा। सारे डाटा रखने पड़ेंगे, सारे डाटा रखने पड़ेंगे, इसीलिए सबको टफ लगता है, ठीक। हम लोग बात करते हैं बेटा, ये देखिए साफ साफ लिखा है यहाँ पे कि mean global estimate 22% of total species have been recorded so far. And then this proportion in university estimate at the probably 1,000 यानी 1 लाख plant species are more than 3 lakh animals yet to be discovered and described, ठीक है ना। जो अब लोग बात करते हैं बेटा लैटिट्यूड, एक होता है एल्टीट्यूड, ठीक है ना। तो लैटिट्यूडल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं स्पीशीज का अलग, देखिए हमेशा ये स्पीशीज, ये मान लीजिए हमारी अर्थ, ये क्या है बेटा अर्थ, तो हमारी अर्थ पे कभी भी स्पीशीज जो है सेम नहीं होंगी, है ना। कोई स्पीशीज क्या कांस्टेंट रह सकती है, नहीं रह सकती। ये है बच्चों आपका पोल और ये क्या है इक्वेटर, ठीक है ना। अब ध्यान समझिएगा, मैं समझाने के लिए आपको इस तरीके से दिखाता हूँ डायग्राम, एक्चुअल में वो ऐसे होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से शो करता हूँ, ठीक है ना, इससे ज्यादा आसानी होती है। इसको हम लोग कौन सा रीजन बोलते हैं बच्चों, ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेट रीजन, क्या कहते हैं टेम्परेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पोलर रीजन, ठीक है ना। इसको अगर हम ऐसे दिखाएं तो सबसे सही होता है ऐसे दिखाने, ये ठीक है ना। इसको हम लोग बोले ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर रीजन, ऐसे ऐसे दिखाया जाता है एक्चुअल में।
लेकिन समझाने के लिए मैं ऐसे लेता हूँ ताकि जो है आपकी बात समझ में आए। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ से बच्चों सनलाइट निकल रही है, क्या ये देखिए सनलाइट आ रही है। अब ये सनलाइट जब यहाँ से चली बेटा तो सनलाइट कहाँ जा रही है? सबसे ज्यादा सनलाइट किस रीजन में पड़ रही है बेटा? ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ रही है। अब सबसे ज्यादा सनलाइट अगर ट्रॉपिकल रीजन में पड़ रही है तो बताइए यहाँ पर प्लांट की स्पीशीज ज्यादा होगी, यानी फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी, है ना, प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक, अब जैसे जैसे हम यहाँ आएंगे सनलाइट भी क्या होगी? कम हो रही है, तो प्लांट की स्पीशीज भी आपको क्या मिलेगी? कम मिलेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा स्पीशीज डायवर्सिटी कहाँ होगी तो तुम क्या बताओगे बच्चों? ट्रॉपिकल रीजन। पूछा जाएगा ट्रॉपिकल रीजन में क्यों सबसे ज्यादा पाई जाएगी, तो बताना कि सनलाइट सबसे ज्यादा होती है। सनलाइट ज्यादा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा। ठीक है ना। पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ पे वेरिएशंस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या आ रहा है बच्चों? कांस्टेंट बढ़ रहा है। लेस सीजन आते हैं, सीजनल वेरिएशन भी ज्यादा नहीं होता है, तो स्पीशीज का फ्लक्चुएशन भी ज्यादा नहीं होता है, मोर कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। तो ये सब कारण होते हैं जहाँ पे स्पीशीज रिचनेस के, नहीं समझे, स्पीशीज रिचनेस के यही कारण होते हैं। अब उसके बाद जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, अब बताइए इक्वेटर रीजन में, अब बताओ तुमसे मैं पूछूं इक्वेटर रीजन में ज्यादा स्पीशीज या पोलर रीजन में, तो तुम क्या बताओगे? तुम कहोगे कि पोल पे स्पीशीज क्या मिलेगी? मिनिमम डायवर्सिटी मिलेगी, मिनिमम बायोडायवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। और इक्वेटर रीजन में क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, है ना। यानी जैसे जैसे, ठीक, यानी जैसे जैसे हम लोग क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, स्पीशीज क्या हो रही? कम होती जा रही है। क्या होती जा रही है? इक्वेटर से पोल की तरफ स्पीशीज कम होती जा रही है। ठीक है ना। अब इसमें कहता है वो, इसमें ये कहता है, अब बताओ ये क्या है बच्चों? ये नॉर्थ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। ठीक, एक लाइन लिखी, बहुत जबरदस्त लाइन है। वो ये कह रहा है, इसको मैं अगले उस पर दिखाता हूं आपको। ये है नॉर्थ, सबको पता है, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब यहां पे कह रहा है कि 23 डिग्री नॉर्थ और 23 साउथ। ठीक है ना। 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ में जाने पे बच्चों, अब बताइए अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, पोलर रीजन, है ना, एक्चुअल में ऐसे ही होता, बताया था। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बच्चों? मैक्सिमम रिचनेस, बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा आपको यही देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ में हमें सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी रिचनेस देखने को मिलती है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपसे बेटा पूछा जाएगा कि स्पीशीज डायवर्सिटी इतनी डिग्री पे क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। क्लियर? चलिए, अब जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे स्पीशीज क्या होगी? कम होती जाएगी। अब यहाँ पे देखना, अगला हम लोग याद रखते हैं बच्चों सीएनजी। क्या याद रखते हैं? सीएनजी। ठीक है ना। कोलंबिया जो होता है बच्चों, ये सिचुएटेड होता है इक्वेटर पे। अभी हमने पढ़ा अगर इक्वेटर पे सिचुएटेड है तो बायोडायवर्सिटी क्या होगी? ज्यादा या कम? बताइए बेटा, बायोडायवर्सिटी वहां पे क्या मिलेगी आपको? ज्यादा या कम? ज्यादा मिलेगी। कितनी डायवर्सिटी आपको मिलेगी यहाँ पे बर्ड्स की? 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना। अगला है बच्चों न्यूयॉर्क। ठीक, और जी से हो जाएगा बच्चों ग्रीन लैंड। न्यूयॉर्क जो है कोलंबिया इक्वेटर के ही पास था, तो स्पीशीज डायवर्सिटी ज्यादा थी। अगर हम बात करें न्यूयॉर्क की बेटा, तो न्यूयॉर्क कितने डिग्री नॉर्थ की तरफ जाता है, कितने डिग्री साउथ की तरफ? ग्रीनलैंड बेटा 71 डिग्री, कितना? 71 डिग्री नॉर्थ में जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें 56 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स देखने को मिलती हैं। और न्यूयॉर्क जो है
41 डिग्री, 41 डिग्री जाता है तो यहाँ पे सिर्फ 56 स्पीशीज, 104 डिग्री 104 बर्ड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये डाटा आपको रखना पड़ेगा सीएनजी से, सबसे ज्यादा कोलंबिया में, देन न्यूयॉर्क में, देन ग्रीनलैंड में, ठीक है ना। ये डाटा अगर आपको याद नहीं है तो बहुत दिक्कत होगी, सीएनजी करके याद रखिएगा, ठीक है ना, सीएनजी करके। अगला एक और हम समराइज कर रहे हैं पूरे बर्ड्स का, ठीक है ना। पूरे बर्ड्स की अगर मैं बात करूं बेटा तो याद रखिएगा आप कैट, डाटा बना रहा हूं मैं, कैट कैट कैट, ठीक। अगर हम कोलंबिया की बात करें, नहीं पढ़ा हमने, कितने स्पीशीज, 1400 स्पीशीज। अगर हम अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट की बात करें बच्चों, इसमें बर्ड्स कितनी होती हैं, 1300 स्पीशीज। ट्रॉपिकल की मैं बात करूं बच्चों तो 1200 स्पीशीज आपको। तो अगर अरेंज करवा ले तो आप अरेंज करना कैट, अब उसके बाद एनजी, कैट एनजी, एन से अभी तुमने पढ़ा न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ, कितना बच्चों, 104, अब 104, ये पूरा एनसीईआरटी का समराइज कर दिया मैंने। और ये 56, ये जो है एक्चुअल डाटा होता है, कैट एनजी याद रखना, क्या याद रखना, अच्छा 105 है, कोई नहीं, एक में डिफरेंस आ गया है, कोई बात नहीं, 105, ठीक। तो याद रखना बच्चों कैट एनजी, क्या याद रखना है हमें, कैट एनजी, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, बताओ बेटा फटाफट। ये बर्ड्स का, मैंने बर्ड्स का अलग तुमसे ऑर्डर अरेंज कराया बच्चों, ये बर्ड्स की मैंने अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें, बर्ड्स का मैंने समराइज कर दिया, तो कर ले जाओगे बर्ड्स का, मेरे ख्याल से कर ले जाओगे अब, है ना। अब हम लोग बच्चों अगर इक्वाडोर एक रीजन है साउथ अमेरिका में, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 10 टाइम्स जो है वेस्टर्न प्लांट के स्पीशीज जो है ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, छोटा सा रीजन है। अब हम लोग अगर अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट की बात करें बेटा, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा स्पीशीज रिचनेस नहीं है, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट की बात करें बच्चों तो सबसे ये कहां पे पाया जाता है, साउथ अफ्रीका या साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट को हम लोग दूसरा नाम क्या कहते हैं बच्चों, लंग्स ऑफ प्लेनेट, ठीक, जहां से हमें 20% ऑक्सीजन मिलती है, कितनी बच्चों, 20% ऑक्सीजन हमें यहीं से मिलती है, क्लियर। अब इसमें स्पीशीज कौन कौन से हैं बच्चों, मोर देन 4K स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना। 3 बच्चों के स्पीशीज ऑफ फिशेस, 1300 आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी बर्ड्स, 427 यानी 4 to 7 एम्फीबियंस एंड मैमल्स, 378 रेप्टाइल्स आपको देखने को, ठीक, और मोर देन 125 के इनवर्टिब्रेट्स, ठीक। तो ये डाटा आपको रखना ही पड़ेगा, देखो डाटा हम भी भूल जाते हैं, ठीक है ना, तो जो है आप भी 20, ठीक है ना बेटा, ये तो रखना ही पड़ जाएगा आपको, नहीं रखोगे तो चले जाओगे काम से, ठीक है ना। मोर देन 4K प्लांट स्पीशीज, 3000 बच्चों फिशेस हैं, 1300 बर्ड्स हैं, 427 मैमल्स और एम्फीबियंस हैं, 378 रेप्टाइल्स हैं, मोर देन 125 लाख इनवर्टिब्रेट्स, ठीक, याद रहेगा, नहीं समझ पाए, यस बेटा रखना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में अब यही फॉरेस्ट जो है इसको बेटा कट किया जा रहा है, इसको खत्म किया जा रहा है, इसमें क्योंकि खेती की जाएगी बच्चों सोयाबीन की, और जो है बीफ कैटल्स को जो है लोगों ने बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक। तो इस वजह से इसकी ये डिस्ट्रॉय भी हो रहा है बहुत तेजी से, ठीक। ये देखिए डाटा लिखा हुआ है कि अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, ठीक है ना,
प्लांट, इतनी फिशेस, इतनी ये, और जो है एटलीस्ट 2 मिलियंस ऑफ इंसेक्ट्स स्पीशीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम करना उसका बाकी है। ठीक है, याद रख लेना बेटा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्यों जो है कांस्टेंट रीजन है बेटा। ठीक, यही कह रहा है कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक्स माइट अकाउंट फॉर देयर ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी। क्यों है ऐसा? वही है, इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव प्रपोज हैव स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज, किससे? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज से। ठीक है ना। जनरली फंक्शन ऑफ टाइम अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्ट टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन। ग्लेशिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों? बर्फीला एरिया है, लाइट आ रही है, पिघल रहा है ना। इन द पास्ट ट्रॉपिकल एरियाज हैव रिमेन्ड अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स एंड thus had evolutionary time for species। यानी उस अनडिस्टर्ब्ड है, वहां पे ज्यादा वेरिएशंस नहीं है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल, relatively more constant and predictable। Such constant environment promotes speciations and lead to greater species। यानी वहां पे जो है ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है ना, ज्यादा चेंजेस ना होने की वजह से क्या है, कांस्टेंट टेंपरेचर बना हुआ है, तो वहां पे स्पीशीज ज्यादा है। देयर इज अ मोर सोलर एनर्जी, जाहिर सी बात है डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ रही इन ऑल इन द ट्रॉपिक्स व्हिच कंट्रीब्यूट्स हायर प्रोडक्टिविटी, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। दिस टर्न माइट कंट्रीब्यूट डायरेक्ट टू ग्रेटर डायवर्सिटी। नहीं समझ पाएगा? ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप गिवन बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, ड्यूरिंग हिज एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन साउथ अमेरिका, ये पूछा जाएगा कहां? साउथ अफ्रीका, ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। जंगल ग्रेटर जर्मन नेचुरलिस्ट, जर्मन थे या बच्चों ब्रिटिश, ये पूछा जाएगा, यहां भी चेंज कर सकता है। ठीक है ना। कह रहा है कि स्पीशीज एरिया इंक्रीज, कह रहा है कि अगर हम लोग स्पीशीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे, स्पीशीज रिचनेस, अगर एरिया आप जितना ज्यादा होगा स्पीशीज रिचनेस उतनी ज्यादा होगी, लेकिन एक लिमिट तक। ऐसा नहीं है कि आप एरिया बढ़ाते जाएं और स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो वही कह रहा है कि रिचनेस इंक्रीज एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट, लेकिन एक लिमिट तक। इन फैक्ट रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस और वाइड वैरायटी ऑफ टैक्सा लाइक एंजियोस्पर्म प्लांट्स बर्ड्स फ्रेश वाटर फिशेस टर्न आउट टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो पूछा जाएगा कि ग्राफ किनका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जाता है, तो वो आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब इसमें बच्चों अगर हम देखें फार्मूला ये होता है, अब S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? 8। S इज इक्वल टू, अब अगर हम लोग ये हटाएं कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट यहाँ क्या होता है? CA, ये फार्मूला। अब इसका लॉग ले लिया हमने, तो लॉग S सबने पढ़ा, लॉग S इज इक्वल टू लॉग C प्लस Z लॉग A। ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि Z क्या है बच्चों? अब तुमने पढ़ा होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, तुमने पढ़ा होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये पढ़ा होगा फिजिक्स में। खैर हम तो भूल गए। तो वही z क्या कह रहा है कि स्लोप ऑफ दी लाइन है, रीजन। ठीक है ना। c y क्या है? y इंटरसेप्ट। ये बेटा आपको पढ़ना है। ठीक, आइए ग्राफ देख लीजिए। ये देखिए लॉग लॉग स्केल में स्ट्रेट लाइन तो ऐसे बच्चों हाइपर। ठीक, पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या कहोगे? पैराबोला। अगर ऐसे जाएगा तो क्या कहोगे? यही पैराबोला। ठीक, कितने लोगों को फिजिक्स आती है यहाँ पे? पहले नाइस से समझेंगे। आगे आगे। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ लाइन बेटा रखना पड़ेगा। इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट वैल्यू ऑफ z लाइज रेंज फ्रॉम 0.1 टू 0.2। ठीक है ना। रिगार्डलेस ऑफ दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप फॉर द वेदर प्लांट्स इन ब्रिटेन, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया, मोलस्क इन न्यूयॉर्क स्टेट्स, स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन सिमिलर होती है। किसके किसके बच्चों? प्लांट्स इन ब्रिटेन, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया, मोलस्कस इन न्यूयॉर्क स्टेट्स। इसका हैदर बोला
मारेंगे तो क्या होगा बेटा, सेम होगा. बट इफ यू एनालाइज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरिया, अगर हम पूरे लार्ज एरिया की बात करें बच्चों इंटायर कॉन्टिनेंट्स की, तो z जो है 0.6 to 1.2 आएगा. क्या आएगा बच्चों, अगर स्मॉल एरिया की बात कर रहे हैं तो 0.1 to 0.2, ठीक है ना. अब अगर जो है हम लोग बच्चों लार्ज एरिया की बात करेंगे तो z की वैल्यू क्या होगी, 0.6 to 0.1.2 होगी, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल्स कह रहा है फ्रूटिवोरस fruit यानी eating birds and mammals in the tropical forest of different continents, slope is found to be 1.15. किसका बेटा सब रखने वाले हैं हम. किसका स्लोप, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हो गई, मैमल्स हो गए इन द ट्रॉपिक्स, ठीक है ना, जिसका स्लोप क्या आएगा बच्चों 1.155. क्लियर है बच्चों, नहीं क्लियर है? अच्छा बताइए, जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका मतलब क्या है, स्टीपर स्लोप मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट. स्टीपर स्लोप का मतलब क्या है, यानी मोर स्पीशीज रिचनेस, मोर स्पीशीज रिचनेस, मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी या मोर स्पीशीज रिचनेस, ठीक है ना. क्लियर, चलिए लास्ट ये देख लो फटाफट. Does the number of species in a community really matter the functioning of the ecosystem? Questions for यहाँ पे बच्चों एक साहब आए थे, उन्होंने बड़ी बढ़िया बात कही थी. For many decades, ecologists believe that communities with more species generally tend to be more stable those with less species. What exactly is stability for biological community? देखिए stability directly proportional होता है biological biodiversity से. Stability directly proportional to biodiversity, directly proportional to sunlight, directly proportional to species richness, species richness, ठीक है ना. यही बात कह रहा है कि a stable community should not show much variation productivity from year to year. अगर कोई स्टेबल कम्युनिटी है तो क्या होगी बच्चों, वेरिएशन ज्यादा नहीं शो करेगी, ठीक है ना. ईयर टू ईयर मस्ट बी इधर रेजिस्टेंट, और इसमें डिस्टरबेंस भी नहीं होगा, ये रेसिस्टेंट होगी, है ना. ऐसा नहीं कि इसमें क्या हो, डिस्टरबेंस हो ईयर टू ईयर, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना. अब उसके बाद करें मस्ट आल्सो इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज, दूसरी स्पीशीज से भी क्या होगी बच्चों, ये रेजिस्टेंट होगी. वी डोंट नो हाउ दीस एट्रिब्यूट्स लिंक टू स्पीशीज रिचनेस कम्युनिटी, बट डेविड टिलमैन्स लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लांट्स प्रोवाइडेड सम टेंटेटिव आंसर्स. कौन साहब थे, डेविड टिलमैन, ठीक है ना. टिलमैन में बच्चों एल आ गया तो लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स, लंबे समय से ये काम कर रहे थे जैसे बच्चों इकोसिस्टम, ठीक है ना. तो इन्होंने जो है दो बातें कही थी, वो बात सुन लो. टिलमैन फाउंड दैट प्लांट्स विद मोर स्पीशीज shows less year to year variation. इन्होंने क्या देखा कि जो है बच्चों मोर स्पीशीज जहाँ पे हैं वहां पे हमको ईयर टू ईयर वेरिएशंस क्या है बच्चों, टोटल बायोमास में कम देखने को मिला, ठीक है ना. स्टीपर का मतलब बेंड, ठीक. He also shows that his experiment increased diversity contributed to higher productivity, ठीक है ना. अगर डाइवर्सिटी बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. Also we may not understand completely how species richness contributes to the well-being of an ecosystem. We know enough to realize which biodiversity not only essential for ecosystem health but for very survival of the human race on this planet. यानी बढ़ती हुई पॉपुलेशंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है एक दो स्पीशीज को फायदा देती हैं, बल्कि वो पूरे के पूरे ह्यूमन के लिए भी हेल्थी होती हैं. प्लांट का नंबर भी बढ़ना जैसे हमारे लिए, उससे बहुत सारी चीजें मिलती हैं, है ना. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तुमने पढ़ा होगा, और उसमें आपने पढ़ा होगा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी मिलते हैं, है ना. ये सारी की सारी चीजें हमें मिलती हैं. अभी हम लोग पढ़ेंगे प्लांट की इंपॉर्टेंस भी हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, और ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, तो यहाँ पे बहुत ही आसान है. उसके बाद कहते हैं बच्चों यहाँ पे does it really matter if a species become extinct? We would Western Ghats ecosystem less functional if tree frog species is lost forever. How is our quality of life affected? 20,000 के बच्चों कितने आ गए, 15,000 की स्पीशीज आ गए. यानी ट्री फ्रॉग किसको कहते हैं बेटा, हाइला को कहते हैं.
हाइला ट्री फ्रॉग, ठीक है ना, उसकी स्पीशीज क्या हो रही है बच्चों, डे बाय डे लॉस हो रही है। अभी लॉस जो हो रही है, ठीक है ना, वेस्टर्न घाट से जो लॉस हो रही है, ये क्यों हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन हो सकता है इनकी फेवरेबल ना रही हो, बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ ये अपने आप को अडेप्ट न कर पाए हो, है ना। और जो है बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बदल रहा है वैसे वैसे चीजें भी बदलती हैं, और स्पीशीज अगर सर्वाइव ना कर पाए धीरे धीरे उनका क्या हो जाता है, खात्मा। बढ़ते हुए पॉल्यूशन से भी स्पीशीज का क्या होना है, लॉस हो रहा है। तो बहुत सारे जो है रीजन हो सकते हैं, ठीक। चलिए जैसे एक एग्जांपल हम ले, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, इनकी बात सुनी, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था, दिमाग से सुनिएगा, एक एरोप्लेन है बेटा, एरोप्लेन में बहुत सारे जो है चेयर्स लगी होती हैं, बहुत सारे जो है उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और पैसेंजर डेली ट्रेवल कर रहे हैं। अगर मान लीजिए एक उसमें 100 सीट्स हैं, तो 100 पैसेंजर जो है एक बार में ट्रेवल करेंगे, और हर पैसेंजर एक एक पार्ट्स वहां से उठा के लेके जाने लगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, बायोडायवर्सिटी का लॉस होगा, हो रहा, ठीक। हो सकता है तुम सफर करते करते उसमें जो सीट्स लगी थी वही फाड़ के लेके चले आए, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा उसको। कुछ भाई साहब पहुंचे, है ना, उसमें से जो है उसके एक बोल्ट पड़े हुए थे वही लेके चले आए निकाल, कोई एक स्क्रू लेके चला आया उससे। तो धीरे धीरे तुम बायोडायवर्सिटी का नुकसान कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे कर रहे हो। लेकिन जब होगा क्या, जब जैसे 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 आप जो है एक एक चीज लेके आएंगे वहां से बायोडायवर्सिटी लॉस होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर उस वक्त बायोडायवर्सिटी का लॉस सबसे ज्यादा होगा जब तुमने जो फैन ऊपर लगा था उसके जो है बोल्ट और स्क्रू उसका तुम निकाल के लेके चले आए, उस दिन बायोडायवर्सिटी का पूरा लॉस हो गया। उस दिन तुम्हारा जो है जो भी एरोप्लेन है वो उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि तुमने उसका मेन जो है पार्ट उसका नुकसान कर दिया। तो बायोडायवर्सिटी का हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, डे बाय डे नुकसान कर रहे हैं, ठीक है ना, नहीं समझे। तो ये जो है बायोडायवर्सिटी का लॉस तब होता है जब उसके मेन पार्ट्स आप निकाल के चले आए। तो ये वही बात उन्होंने कही थी, ठीक है ना। रिवेट्स का मतलब होता है बोल्ट, एरोप्लेन था उसी का एग्जांपल लेकर उन्होंने समझाया था, वो कहानी पढ़ लीजिए, ठीक है बच्चों। अब हम लोग लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी पढ़ते हैं।